नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की जीवन रेखा यानी यहाँ की नदियों की कहानी बताएगा। ये सफर शुरू होगा बर्फीली चोटियों से और खत्म होगा विशाल महासागर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी जबरदस्त ताकत है जो इतनी ठोस चट्टानों को भी तराश देती है और पूरे के पूरे लैंडस्केप को ही एक नया आकार दे देती है? जी हाँ, ये नदियों की ही शक्ति है, कुदरत की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक। तो इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। समझ लीजिए नदियों की दुनिया की ABCD। अच्छा, सबसे पहला शब्द है ड्रेनेज, जिसे हम हिंदी में अपवाह भी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। किसी भी इलाके का नदी तंत्र जहाँ छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी में बहती हैं, उसे ही ड्रेनेज कहते हैं। अब ड्रेनेज से ही जुड़ा हुआ एक और टर्म है ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी। ये जमीन का वो पूरा इलाका है जहाँ का सारा पानी, चाहे वो बारिश का हो, झरनों का हो या बर्फ पिघलने से आया हो, सब बहकर एक ही नदी सिस्टम में आकर मिल जाता है। और फिर आता है वाटर डिवाइड या जल विभाजक। ये क्या होता है? ये कोई भी ऊंचा इलाका हो सकता है, जैसे कोई पहाड़ या पठार। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ढलान वाली छत का उदाहरण लेना। जैसे छत का सबसे ऊंचा हिस्सा पानी को दो अलग अलग दिशाओं में बहा देता है, बिल्कुल वैसे ही एक वाटर डिवाइड दो अलग अलग नदी सिस्टम को एक दूसरे से अलग करता है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, उत्तर की ओर, जहां से निकलती हैं हिमालय की विशाल नदियां। ये वो नदियां हैं जो ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं और इसीलिए इनमें साल भर पानी रहता है। देखिए, भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हिमालय की नदियां ग्लेशियर और बारिश दोनों से पानी लेती हैं, इसलिए वो बारहमासी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए वो मौसमी होती हैं। हिमालय के इस पूरे सिस्टम में तीन बड़ी नदियां हैं जो सब पर हावी हैं: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सिर्फ नदियां नहीं है, इन्होंने तो हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। वहां से ये भारत के लद्दाख में आती है और पहाड़ों को काटकर इतनी गहरी और शानदार घाटियां बनाती है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। और ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, इसकी लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। मतलब ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब आते हैं भारत किलोमीटर, मतलब ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब आते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा पर। गंगा असल में गंगा बनती है देवप्रयाग में। ये वो जादुई जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी, ये दो धाराएं आपस में मिलती हैं और यहीं से इस महान नदी को गंगा नाम मिलता है। गंगा का सिस्टम बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। इसमें हिमालय से आने वाली यमुना, घाघरा और कोसी जैसी नदियां आकर मिलती हैं। और सिर्फ उत्तर से ही नहीं, दक्षिण के पठार से आने वाली चंबल और सोन जैसी नदियां भी इसमें आकर समा जाती हैं। अपने 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे सफर में जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और इस धीमी रफ्तार की वजह से ये बड़े बड़े मोड़ लेती हुई चलती है, जिन्हें हम मियांडर्स कहते हैं। और जब ये अपना लंबा सफर पूरा करने वाली होती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक अजूबा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। और अब बात करते हैं हिमालय की तीसरी बड़ी नदी की, ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जिसके नाम इसके सफर के साथ बदलते रहते हैं। तिब्बत में जहां से ये निकलती है वहां इसे सांगपो कहते हैं। फिर जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसका नाम देहांग हो जाता है। और यही नदी जब बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां जमुना कहलाती है। एक नदी, कितने सारे नाम। तो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, प्रायद्वीपीय पठार की धड़कन को महसूस करने। यहाँ की नदियां बिल्कुल अलग हैं, ज्यादातर बारिश पर निर्भर।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी जैसी कुछ नदियां हैं जो उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पश्चिम से पूरब की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। तो पूरब की तरफ बहने वाली जो बड़ी नदियां हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और एक बात इन सब में कॉमन है, ये सभी समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इन सभी नदियों में से गोदावरी सबसे बड़ी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और पता है, अपने विशाल आकार और लोगों की आस्था की वजह से इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये करीब 1500 किलोमीटर लंबी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत की खेती और लोगों के जीवन के लिए ये नदी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये तो थी बहते पानी यानी नदियों की कहानी। लेकिन भारत के पानी के स्रोतों में सिर्फ नदियां ही नहीं हैं। अब बात करते हैं शांत जल की, यानी हमारी झीलों की। भारत में झीलों की भी क्या गजब की वैरायटी है। एक तरफ हिमालय में आपको वुलर जैसी मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ समुद्र के किनारे ओडिशा में चिलिका जैसी खारे पानी की लगून झीलें। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। तो हमने नदियों की बात की, झीलों की बात की, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। चलिए पूरे तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आंकड़ा अब सामने आने वाला है वो शायद आपको चौंका दे। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से 97% तो खारा है जो समुद्र में है। हमारे काम का यानी मीठा पानी सिर्फ 3% है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 3% मीठे पानी का भी 3/4 हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब सोचिए, हमारी नदियां और झीलें हमारे लिए कितनी ज्यादा कीमती हैं। ये नदियां कोई आज की नहीं है, हजारों हजारों सालों से ये इस उपमहाद्वीप की जीवन रेखा रही हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया है, हमारी संस्कृति को पाला पोसा है। सवाल अब ये है कि हम आज की पीढ़ी इनके भविष्य को संवारने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे।